नमस्कार मित्रों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा मैं करने जा रहा हूं। बहुत ही महत्वपूर्ण बातचीत खासकर उन लोगों के लिए जो कि सुपर टेक के उन 16 प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं जिसके संबंध में भारत की सुप्रीम कोर्ट ने 5 फरवरी को एक बहुत महत्वपूर्ण, बहुत अहम आदेश पारित किया है। इन 16 प्रोजेक्ट्स में जो कि बेंगलुरु में है, उत्तराखंड में है, ग्रेटर नोएडा में है, मेरठ में है, इन 16 सुपर टेक के प्रोजेक्ट्स में इस ऑर्डर के बाद इनके होम बायर्स की क्या स्थिति है, वो इस ऑर्डर का क्या मतलब समझें, उनको क्या मिला है इस ऑर्डर से और उनको क्या मिलेगा आगे, ये समझने के लिए हमारे साथ है सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता वीके शर्मा साहब। शर्मा साहब, स्वागत है आपका। थैंक यू सर, वेलकम। सर, बिल्कुल, क्योंकि आप लोग लीगल ग्लॉसरी का यूज करते हैं और उसे हमारे जैसे पत्रकार और सामान्य जो नागरिक है भारत का, उसको समझने में कभी कभी थोड़ी कठिनाई होती है। तो मैं आपसे सिर्फ यही अपेक्षा करूंगा कि आप इस केस की जो पोजीशन है फिलहाल इस ऑर्डर के बाद, अगर उसको सरल शब्दों में अगर आप एक्सप्लेन कर देंगे तो फिर मुझे अगला सवाल पूछने में आसानी रहेगी। जी जी, देखिए आजकल जो आदेश आ रहे हैं वो तकरीबन जितने भी कंज्यूमर्स हैं, बिकॉज उन लोगों को देखिए पिछले कई सालों से वो लोग कोर्टों में आना जाना वगैरह, वकीलों के साथ बैठना उठना, हर आदेश को पढ़ना, हर चीज। तो आज की तारीख में ये कहना मैंने कि संभव नहीं है कि उनको ये लीगल लैंग्वेज या लीगल जो टर्मिनोलॉजी समझ नहीं आती है। उनको सब कुछ समझ जी जी। आती है। फिर भी हम और आप कोशिश करेंगे कि एक सिंपल तरीके से इसको हम होम बायर्स तक एक संदेश पहुंचा सके कि उनके लिए इसमें क्या जी बेहतर है और बाकी लोगों के लिए इसमें क्या रोल है, उनके लिए बेहतर है या नहीं। तो उसमें हम इस जी पे थोड़ा-सा जो भी है कोशिश करेंगे कि इसको सही तरीके से हर मंच तक सही तरीके से पहुँचा सकें। जी। तो ये जो ऑर्डर है सर, इसमें एनबीसीसी को ये कहा गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि आप इन 16 प्रोजेक्ट्स का जो काम है बचा हुआ जी, प्रोजेक्ट जी, का, उसको जी, आप शुरू करें और उसको पूरा करें। जी, जी। देखिए अब ऐसा है कि इसके अंदर अगर आप देखें तो 12 दिसंबर 2024 को एक आदेश जो दिया गया था एनक्लेट द्वारा, उसमें इस 16 जो स्टॉल्ड प्रोजेक्ट थे, जहाँ काम रुका हुआ था, ये प्रोजेक्ट जो हैं ये एनबीसीसी के हवाले कर दिए गए थे। और इनफैक्ट एनबीसीसी ने अपना काम भी शुरू कर दिया था, कंसल्टेंट्स एक-एक प्रोजेक्ट पे जा चुके थे, उन्होंने काफ़ी मने शुरुआत कर ही दी थी। लेकिन एकदम से फिर उसपे एक इंटरेम स्टे लग गया बिल्डर द्वारा और दूसरे जो बिल्डर्स थे उनके द्वारा एक आपत्ति लगाई गई। तो अब सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि आपत्ति लगी है तो उसमें कुछ तो देखना पड़ेगा। तो उस टाइम पे क्योंकि सीजेआई साहब अलग थे, फिर मैंने वो रिटायर हो गए। फिर ये संजीव जी आए थे उनके बाद, उसके बाद फिर सूर्यकांत जी जो हैं वो बने थे। लेकिन ये डायरेक्टली संजीव जी से पहले सूर्यकांत जी की अदालत में ये जा चुका था। लेकिन यहाँ के 1 सवा साल का इसमें गैप आया क्योंकि जो एक रोशनी एनबीसी के उस अपने एनक्लेट के उस आदेश से लोगों को लगा कि अब काम शुरू हो जाएगा, हमारे मकान हमें मिल जाएंगे और एक नहीं तो दूसरे तीसरे साल हम अपनी दिवाली वहीं मनाएंगे, इसलिए नया साल। लेकिन जो 1 साल का जो ये बीच में एक ऐसा पीरियड आया होता है, कभी कोई अच्छा काम होता है उसको रोकने के लिए काफी संभावनाएं होती हैं, ये तो मैंने की कुदरत है। लेकिन ये कि अभी हमें ये लगा कि उसमें फिर कई लोग और कूद गए उसके अंदर, क्योंकि देखिए अगर किसी ने आपत्ति लगाई है तो जिसने आपत्ति लगाई है वो आएगा कोर्ट के अंदर और जिससे आपत्ति लगाई गई है वो आएगा कोर्ट के अंदर। उन दोनों को अगर सुलझा दें तो ये समस्या खत्म हो जाती है। अब उस टाइम पे कुछ ऐसी चीजें चली कि सारे लोग, फिर लैंड ओनर्स भी आ गए, लैंड अथॉरिटीज भी आ गई, फिर प्रोजेक्ट वाले भी आ गए और भी कई कई क्रेडिटर्स आ गए, सब आके सबने आके अपनी एप्लीकेशन वगैरह लगा दी और मेरे वकील वगैरह लगा दी। तो अगर अब मैं देखूं तो उस टाइम पे तो 46 नॉर्मल और मतलब 40 प्लस के करीब नॉर्मल और उसके अलावा ये जो लगी थी वो भी एक लंबी लाइन लगी हुई थी। तो हम तो पहले सोचते थे कि अगर सबकी सुनवाई की जाएगी तो कब तक खत्म होगी। लेकिन हमारे अंदर एक वो थी कि लॉ क्योंकि लीगल वालों की होती है कि इसमें इन सबको एंटरटेन करने की जरूरत नहीं है। और मेरे ख्याल से सूर्यकांत जी ने बहुत अच्छा जो किया, जो 5 तारीख को किया उन्होंने सीधा सीधा पहले तो इन लोगों को ही सुना। जैसे एपेक्स वाले ने आपत्ति लगाई थी तो एपेक्स अथॉरिटी जो बिल्डर की तरफ से है, तो उन्होंने सीनियर एडवोकेट जो हैं श्याम दीवान जी को सुना उन्होंने, कि उन्होंने जैसे बताया कि सर देखिए 40-45 हजार मकान थे, उसमें हम 25 हजार के करीब मकान दे चुके हैं और ड्यूरिंग एनसीएलटी भी हम लोगों ने आसपास 5 साढ़े 5 हजार मकान दे दिए हैं। इसका मतलब कि हम लोग मकान बना रहे हैं, दे रहे हैं। तो उन्होंने कोशिश करी थी कि बेंच को किसी भी हालत से कन्विंस कर सके कि आदेश उनके पक्ष में आ जाए। लेकिन देखिए ये कई सालों से 10-20 साल इसमें जैसे कोर्ट किए गए हैं,
तो किसी को 12 साल, किसी को 14 साल, किसी को 15 साल हो गए, मकान नहीं मिल रहे थे और कई समस्याएं और भी थी। और इसमें क्योंकि बिल्डर के पास पैसे आए, अब कहाँ खर्च हुए क्या नहीं हुए, एक वो अलग मामला, उस पर मैं अभी कुछ नहीं बोलूंगा इसके अंदर इस तरीके के। तो अल्टीमेटली उनको लगा कि अगर अगर देखिए, अगर सही होता बिल्डर, तो एनसीएलटी भी अगर आप देखेंगे 22 मार्च में लगा था, 22 मार्च से आज 26 हम फरवरी में खड़े हैं, तो आसपास बस 4 साल हो गए। आप जो 2 साल हम्म। मांग रहे थे उस उच्च न्यायालय से, तो आपको तो 4 साल में लगे थे, आप ये काम कर चुके होते। अगर आपने सबकी हम्म। पेमेंट कर दी थी, कर दिया होता, अपने मकान बना दिए होते हैं, अगर एक मेजोरिटी भी 70-75%, तो ये मामला तो वैसे ही खत्म हो जाता इसके अंदर, क्योंकि जी। जो आपत्तियां लगाई गई थी वो आपत्तियां फिर अपने आप ही खत्म हो जाती हैं, तो वो नहीं हुआ। हम्म। और इसके अंदर फिर उन्होंने उनको भी सुना एनबीसीसी में, क्योंकि सॉलिसिटर जनरल जो हैं वो अपने तुषार मेहता जी जो हैं, उन्होंने भी अच्छी तरीके से मैंने की आर्गुमेंट करी। उन्होंने कहा देखिए आज की तारीख में ये एक बड़ी समस्या है, ये एक दो प्रोजेक्ट से नहीं लगा हुआ या एक इंडिविजुअल के साथ नहीं है, ये क्योंकि एक काफी बड़ा मसला, और ये मसले खाली इसी बिल्डर के साथ और भी बिल्डरों के साथ हो रहे हैं। तो इस पे वो चाहते थे कि एनबीसीसी का जो सिलेक्शन है बहुत बढ़िया है, क्योंकि एनबीसीसी ने पीछे भी काफी मिसाल कायम करी है, अगर आप अमरपाली वाला देखें यहाँ के लिए, नॉर्थ के लिए, और वैसे भी क्योंकि एनबीसीसी के जहां भी मकान बने हुए हैं वो अपना टाइम टारगेट से कंप्लीट कर देते हैं, उनमें अभी तक ऐसा कुछ हो नहीं। हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत होता है, ठीक है, क्वालिटी को लेकर, लेकिन वो हर चीज में होता है, उसको तो आपको परस्यू करना पड़ेगा, वो काम हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं कि एनबीसीसी ने कहीं भी मना कर दिया हम ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे इसलिए, तो उनकी भी बात देखी गई। फिर आपके ये नकुल दीवान जी जो हैं वो आईआरपी की साइड हम्म। से थे, तो उन्होंने बोला कि देखिए हमने भी देखा कि एनबीसीसी का जो आया है वो होम बायर्स की अपनी चॉइस भी थी, और इसी कोर्ट ने ये कहा था कि एनबीसीसी को मैंने एक आदेश के दौरान कि एनबीसीसी को भी हम लोग उसमें मैंने कि परख सकते हैं इसलिए के, तो सब चीजें हो गई। अब लैंड ओके। ओनर्स जो है अथॉरिटीज के लोग, वो कहते थे हमारा पैसा फंसा हुआ, हमारी जमीनें फंसी हुई हैं, हम क्या करेंगे के, और ऐसे बैंकर से पैसे वैसे के लिए, तो उन्होंने बस ये कि शॉर्ट में बता दिया कि नहीं, वो उसको अपहेल कर रहा हूँ उस आदेश को, एनबीसी अपना मकान वगैरह बनाएगी। लेकिन यहाँ पे एक चीज जो अभी भी क्लैरिटी नहीं आई है, अभी इस वाले कोर्ट आदेश में भी नहीं आई है, वो इसको लेके कि पिछली बार जब इंक्लैट ने आदेश दिया था उसमें कोई बाइफर्केशन नहीं थी कि कमर्शियल और रेजिडेंशियल को लेके, लेकिन अभी अच्छा। किसी ने कहा कुछ कमर्शियल को भी लेके, तो जो उन्होंने वर्बली बोला था मैंने कि सीजीआई ने, उन्होंने बोला कि जितने भी रेजिडेंशियल हैं वो हम एनबीसी को दे रहे हैं। ओके। तो कमर्शियल का भी इन्होंने जिक्र नहीं करा, इंस्टीट्यूशन का जिक्र नहीं करा। इंस्टीट्यूशन मतलब कि जहाँ स्कूलें वगैरह होती हैं, कुछ प्लॉटों में स्कूल्स वगैरह होते हैं, तो वहाँ पे इंस्टीट्यूशन का प्लॉट भी होगा जहाँ पे स्कूल वगैरह बनने हैं। कमर्शियल में कमर्शियल पूरी कॉम्प्लेक्सेस बनती हैं, और अभी क्योंकि इसलिए उस पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है कि उससे देखिए आपके फंड ज्यादा आएंगे, इंस्टीट्यूशनल से इतने नहीं आएंगे, लेकिन कमर्शियल से आपके ज्यादा फंड आएंगे, क्योंकि वहाँ पे दुकानें हैं और अभी तक ज्यादा किसी को बिकी नहीं है, तो जब बिकेगा तो पैसा अच्छा खासा आएगा फंडिंग के लिए, जो एनबीसी के लिए भी बढ़िया है। और अभी हाल फिलहाल ऑल में राइट। जो एक आधी टेलीफोनिक डिस्कशन हुई हमारी एनबीसीसी के जो एग्जीक्यूटिव फाइनेंस डायरेक्टर हैं चौधरी जी थी, उनसे भी हमने पूछा, उन्होंने कहा देखिए अभी मैं कुछ इस पे कह नहीं सकता जब तक कि आदेश नहीं आएगा, आदेश को परखा नहीं जाएगा हमारी टीम के साथ, इसके अंदर कुछ हो नहीं सकता। मैंने उनसे भी पूछा कि सर कमर्शियल सेक्टर आपको इसमें नहीं दिया गया है, जब वर्बली सुना गया था, तो उससे आपको कहते सर जब आएगा तो तभी हम इस पे कुछ देख पाएंगे, पूरी टीम होगी, वो टीम इस पे सोचेगी और अपना कॉस्ट शीट वगैरह जो भी उनका जो एक करने का एक जो फॉर्मेट होता है उसको करके वो फिर आगे का सोचेगी क्या करना है इसके अंदर, कि करना है या क्या करना है। तो एक तो ये ठीक हो है। गया। ओके। जी जी। जी एक सवाल सर, एक सवाल ये कि अब चूंकि ऑर्डर हो गया है और आप कह रहे हैं जी कि क्लियर नहीं है कमर्शियल रेजिडेंशियल, कोई बात नहीं, अगर जी रेजिडेंशियल भी मान लें तो जी जी एनपीसीसी कब से काम शुरू कर सकती है, एक टेंटेटिव बात। दूसरी बात, देखिए क्या जी अभी भी सुपरटेक के पास कोई लीगल रेमेडी है, कोई ऑप्शन है इस अ, निर्माण को एनपीसीसी द्वारा जो किया जाना है रोकने के लिए? देखिए अभी तो इसमें तो रोकने का तो सवाल नहीं उठता है, क्योंकि इसमें आर्टिकल 141 जो कि सबसे बड़ा कोर्ट जो अपेक्स कोर्ट जिसे कहा जाता है, सर्वोच्च न्यायालय, इसके अंतर्गत उन्होंने ये बोल दिया है कि अभी जो आदेश दिए गए हैं वो आदेश क्योंकि सर्वसम्पन्न है, इसमें कोई रोक नहीं लगा सकता है। लेट इट बी एन हाई कोर्ट, लेट इट बी एनसीडीसीआरसी कंज्यूमर कोर्ट हो, या कोई एनसीएलटी या एनसीएलएटी हो, या कोई भी रेरा वेरा, मैंने ये कोई भी इसको काम को रोक नहीं सकता है। तो ये एक बहुत ही बड़ा पावर है जो कि सुप्रीम कोर्ट के पास है, क्योंकि उसके आदेश एक बार आने के बाद उस आदेश को सभी जो भी उससे नीचे हैं उन कोर्टों को उस आदेश का पालन करना पड़ता है। तो इस वजह से कोई जाएगा तो कहाँ जाएगा, देखिए पहली हमारी प्रणाली होती है कि नीचे को कोर्टों में जाना पड़ता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला है कि अगर किसी को कोई आपत्ति अब भी है तो पहले हम ही पे आएगा, पहले क्या हम ही पे आएगा, हम ही देखेंगे उसमें कोई आपत्ति बनती है नहीं बनती है इस तरीके की।
तो वहां बना दीजिए। ओके। प्लस इसमें एक अब कोर्ट की एक मॉनिटरिंग टीम बन रही है, मैंने कि एक एपेक्स कमेटी बनेगी जिसमें कि कोर्ट के एमिकस क्वेरीज जो हैं, दो वकील जो हैं उनकी तरफ से होंगे, एनबीसीसी की टीम से भी एक या हो सकता है दो भी हो सकते हैं, एक तो होगा ही होगा, और आईआरपी जो है हमारे उनकी भी टीम से एक होंगे इस लीगे के। बाकी अभी लैंड बैंक का लैंड ओनर जो है पीछे एक उनकी भी टीम से होना चाहिए था, लेकिन अभी अगर होंगे तो उनसे सिर्फ सलाह मशवरा और अप्रूवल्स और परमिशन से लेने के लिए होंगे, अभी कोई पैसे की जिक्र तो हो नहीं रही है, क्योंकि कोर्ट ने क्लियरली बोल दिया है पहले जो भी पैसा आएगा उससे मकान बनाया जाएगा, और मकान बनाने के बाद जो पैसे बचेंगे उसके बाद ही किसी की पेमेंट होगी। मानिए हम ये नहीं कह रहे कि किसी को पेमेंट नहीं मिलेगी, पेमेंट मिलेगी, लेकिन पहले मकान बनेंगे, सबके मकान बन जाएंगे, उसके बाद जो पैसे बचेंगे तो ये एक बहुत अच्छा फैसला है। पहले क्योंकि ये चल रहा था कि 70% मकानों पे लगाएंगे, बाकी के 30% से हम बाकी के जो खर्चे हैं जो भी जैसे एक्सटिंग्विश करेंगे, जिनके भी लोन्स वगैरह हैं करके। अब ऐसा कुछ नहीं है, अभी जो भी पैसा आएगा 100% पहले मकानों पे लगेगा और मकान बन के आएंगे इस लीगे के। एक मोटा सा सवाल सर, एनबीसीसी को इस कंस्ट्रक्शन के लिए पैसा कहां से मिलेगा? और चूंकि पहले के रेट अलग थे जी जी जी। जब बायर्स ने खरीदा। ये सवाल सभी के पास है। अगर आप 16 प्रोजेक्ट्स को अगर ठीक से अगर आप परखेंगे तो ये प्रश्न मैंने अभी शायद 2-3 दिन पहले सुपरटेक में भी किसी सीनियर लेवल से मेरी बातचीत हो रही थी इसके उस पे। तो मैंने कहा सर अब तक तो रेजिडेंशियल अभी गए हैं, क्योंकि कमर्शियल जो है वो अभी भी अधर में लटका हुआ है, तो उस पर भी हमको क्लैरिटी नहीं है कि उसका क्या होने वाला है। देखिए क्योंकि दोनों पक्ष हैं इसके अंदर, दो ही पक्ष हैं लेने वाले, या सुपरटेक एपेक्स या फिर एनबीसीसी, तीसरा तो पक्ष में है नहीं इस लेके के। तो उन्होंने ही खुद बताया कि नहीं सर हमारे पास ऐसे कई प्रोजेक्ट हैं जिसके अंदर अभी मकान शुरू भी नहीं हुआ, हमने बेचे भी नहीं है। तो इसका मतलब पूरा पूरा प्रोजेक्ट है, अगर उस प्रोजेक्ट के मकान अगर बन के बिकते हैं तो वो अभी करंट रेट में बिकेंगे। मानिए देखिए जिनको अलॉट हो चुका है, पुराने बायर्स जो ऑलरेडी मानिए कि एक वोटर के हिसाब से पेमेंट कर चुके हैं, उनका तो 1 रुपया भी नहीं बढ़ेगा। लेकिन जो नए मकान बिकेंगे वो तो सर नए रेट में बिकेंगे, क्योंकि हम ही लोगों ने जब खरीदा था तो हम लोग के रेट पहुंच गए थे 3250 स्क्वायर फुट तक पहुंच गए थे। अब जो नए रेट आएंगे सर 5.5, 6.5, 7,000 से नीचे स्क्वायर फुट होंगे ही नहीं सर, डबल पैसा वो जो है मिलेगा। तो एनटीसी को जो फंड्स है वो ऐसे आएंगे जो आपस में एक प्रोजेक्ट से निकाल के दूसरे प्रोजेक्ट में, दूसरे से निकाल के तीसरे में, ऐसे कैसे बनेगा। लेकिन ये कि प्रोजेक्ट वाइज इनको सारी कॉस्ट शीट बनानी पड़ेगी और एक्सपेंस शीट भी लोग बनाएंगे कि कहाँ से कौन सा फंड आया। ये सारे आदेश हैं, अभी और आदेश आएंगे इसके अंदर। अभी एनक्लैट में जाएगा, एनक्लैट के अंदर क्योंकि मेरे ख्याल से एनक्लैट के आदेश के बाद 1 महीने के अंदर अपना एनबीसीसी जो है वो भी अपना कहते हैं कि स्टेटमेंट जो डिटेल डालेगा। और उनका जैसे पहले भी था कि 3 महीने के अंदर वो पूरा प्रोग्राम बनाते हैं कि कैसे काम करेंगे, कैसे फेसेस वाइज बताते हैं कि हम कब काम शुरू करेंगे, कैसे करेंगे, वो सब चीजें बताते हैं। तो अब इसके अंदर क्योंकि देखिए हर प्रोजेक्ट के अंदर एक ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव भी सिलेक्ट हुए थे सीआरपी प्रोसेस के अंदर, क्योंकि देखिए आईबीवीआई के अंदर ये सब आते हैं, एनसीएलटी हो गई, एनसीएलटी हो गई, सब आईबीवीआई का जो कानून बना है 2016 का, उसके अंतर्गत ये सब आते हैं और ये सेंटर के कानून है, इसमें कोई स्टेट के कानून नहीं होते। क्योंकि देखिए अभी टग ऑफ वॉर ना कई जगह चल रही है, जैसे एक कहते हैं ना कि मंदिर में या कहीं पे कहते हैं कि कोई प्रसाद बनता है तो हर कोई आके खड़ा हो जाता है। एक तो है कि जिम्मेवार लोग भी आपने देखे होंगे खड़े रहते हैं, जिम्मेवारी से कोई काम देख रहे होते हैं। कुछ लोग सोचते हैं यार हम भी आगे आ जाए, हम भी आगे आ जाए। तो ऐसी कह कि कई तरीके की आरडब्ल्यू हो गई हैं, ये हो गई हैं, वो भी मैंने कि जोर लगा रही हैं। इवन चौधरी जी के दफ्तर में पहुंच गए कल तो कुछ लोग, मैंने कि उनको बधाई देने के लिए फोटो खींच के वो भी व्हाट्सएप पे चल रहे हैं। हम देख रहे थे भाई साहब, हम लोग तो फोटो में घूम रहे हैं और कुछ लोग उनके दफ्तरों में घूम रहे हैं। तो ये दुनिया है इस तरीके की। लेकिन अगर देखा है तो लीगली अगर आप देखोगे तो जो ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव है वो इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। एओ जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत आती है और स्टेट गवर्नमेंट की उसमें यूपी अपार्टमेंट एक्ट लगता है, यूपी अपार्टमेंट एक्ट स्टेट हो गई। तो स्टेट वालों का दूर दूर तक आईबीआई के अंदर कोई रोल नहीं है। ये लोग क्योंकि पता नहीं कहाँ से आजकल के लोग गूगल में भी जाते हैं, देखिए गूगल में या चैट जीपीटी में आप जैसा डालोगे वो बड़ा फ्रेंडली होता है, वो वैसा ही आंसर निकालता है, इसलिए लेकिन आपके पास भी इतना इंटरेक्ट होना चाहिए कि आप उस लॉ को समझ सकें, समझेंगे तब जब आपने लॉ पढ़ी हो, इसलिए तो वो चीज होनी रही है, लोग सब कंफ्यूज कर। आप कह रहे हैं नटशेल में कि ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव का रोल इसमें बहुत अहम रहने वाला है। आईआरपी है जिसके पास बहुत अच्छी नॉलेज है, क्योंकि 3-3.5 साल से उसके पास फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जो चाहिए आज की तारीख में, चाहे एनसीसी काम करे कोई काम करे। प्लस अगर आप मतलब आप एआर और आईआरपी दोनों का रोल इंपॉर्टेंट है। आईआरपी देखिए, आईआरपी जहां रहता नहीं है हर प्रोजेक्ट में, एआर जो है कि उसी प्रोजेक्ट के लोग हैं, उस प्रोजेक्ट में जो रह रहे हैं उनमें से भी एआर हैं, जो वहां पे अभी मकान उन्होंने पोजीशन नहीं दिया है उनके बीच में भी एआर है। लेकिन क्योंकि लोग जो इंटरेक्ट उनके साथ ज्यादा होते हैं लीगली वगैरह की, क्या हो रहा है, कैसे मकान बनेंगे, क्या नहीं बनेंगे, होगा क्या,
इसलिए उनको ग्राउंड रियलिटी पता है, वो ग्राउंड रियलिटी को एज इट इज सामने को रखेंगे और वो मैंने अभी तक लड़ते रहे होम बायर्स के लिए और आगे भी लड़ेंगे। ये नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया लेकिन फिर भी अगर होम बायर्स के अगेंस्ट कोई एक्सप्लॉयटेशन होती है तो हम वकील तो लड़ेंगे। इसलिए कि हमारा मुद्दा है कि होम बायर को अपने राइट मिल जाए, उसको कहीं पे कोई प्रॉब्लम ना हो करके, तो ये तो हमने सदैव रहेगा इसलिए कि क्या अनुमान है सर आपका, ये होम बायर्स को कब तक उनका ये निर्माण होकर मिल सकता है आपके अंदाजे से? देखिए अगर सब कुछ सही चल गया, माने कि अगले 3 से 6 महीने के अंदर ये जो डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस होती है जिसके अंदर सारे फैक्ट्स आते हैं, फाइनली एनबीसी का सारा डाटा आना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने तो अपना आदेश दे दिया, हो गया जी काम, ठीक है जी, हम वकील लड़ गए, हमारा भी हो गया काम। अब ये है कि एनक्लेट वाले जो है इन्होंने एक पुराना आदेश जो है वो एक्टिव कर दिया था शायद जून 2024 का, जिसमें ये लिखा गया था कि आईआरपी जो है वही मैंने कि सब कुछ कंट्रोल में उसी के रहेगा क्योंकि जब ये इंटेंस से लगा था। अब वो आदेश हटना है, नया आदेश पारित होना है इनक्लैट से, तो वो उसके अंदर पूरी डिटेल आएंगी। वो डिटेल जब जाएंगी एनबीसी के पास तो उनका भी लीगल काउंसिल से देखेगा, लीगल डिपार्टमेंट देखेगा, उसमें अगर कोई उनको लगता है कोई कमी है तो दे लगिन रिवर्ट बैक टू इनक्लैट और टू सुप्रीम कोर्ट। तो वो एक जो कड़ी है वो खत्म होने के बाद अगर वो सही तरीके से हो जाती है, देखिए दोनों ऑप्शन लेके चलते हैं, अगर वो नहीं होती है अगेन इट गोज इनटू लिटिगेशन एंड मूव्स टू सुप्रीम कोर्ट, देन इट टेक सम टाइम। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के आगे क्या कि जब भी कोई ऐसा इशू आएगा उसके पास पार्टी ज्यादा नहीं रहेंगी, सर एनबीसी रहेगी या एक और जो आपत्ति क्रिएट करेगा, क्योंकि बाकी सब चीजें तो होनी नहीं चाहिए थी, शुरू से हम ये कह रहे थे, लेकिन उसके अंदर काफी लोग आ गए थे, अब वो चीजें हट जाएंगी उसके अंदर से, इसलिए कि तो मोस्ट प्रॉब्ली अभी आज अगर फरवरी का महीना चल रहा है तो फरवरी को हम छोड़ भी देते हैं तो मार्च अप्रैल मई के अंदर कुछ देखने को इसमें मिलेगा कि अगर कोई कंफ्यूजन हो ना हो, मई तक इसके अंदर कुछ ना कुछ मनी की रूपरेखा इसकी बन जाएगी और कागजों पे ये आ जाएगा। और इसमें कहते हैं कि सबसे पहले जो है न्यू कंस्ट्रक्शन होगी, इसमें अभी हम पुरानी, आपने पूछा कि पुराने एग्जिस्टिंग जो रेजिडेंट्स हैं उनके साथ क्या होने वाला है, क्योंकि देखिए उनकी भी अपेक्षाएं, बिल्कुल बिल्कुल, ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जी, तो क्योंकि एग्जिस्टिंग वो उनके साथ समस्या ये है कि वो सालों से इन प्रोजेक्ट्स में रह रहे हैं, जो ऑक्यूपेंसी ले चुके हैं और उनकी सीसी नहीं मिली है, उनसे जुड़े बहुत सारे छोटे छोटे काम अधूरे हैं और उनकी रजिस्ट्री नहीं है, ऐसी तादाद बहुत सारे लोगों की है, तो वो सबसे बड़े सवाल का सामना कर रहे हैं। जी जी, देखिए एग्जिस्टिंग होम बायर्स का क्या था जी, उस टाइम पे ऐसा था कि केसेस हो रहे थे, कुछ प्रोजेक्टों में तो मकान भी बंद हुए थे, कहीं कुछ हो रहा था, तो लोग शुरू के जब इनिशियल फेज थे तो लोगों ने केस किए, कुछ लोगों को शायद रिफंड भी मिला, लेकिन बाद में लोगों ने कहा यार अब हम कहाँ जाएंगे लिटिगेशन में, जो मकान मिल रहा है उसको ले लो एज इट इज, तो गए अपना मकान ले लिया, उनको कमिटमेंट हुई कि आप आ जाइएगा मकान ले लीजिएगा, उसके बाद हम धीरे धीरे मकान में जो भी डिफिशियंसीज होंगी तो ठीक कर देंगे। और मकानों में अगर डिफिशियंसीज है तो नेचुरली पूरे प्रोजेक्ट एक परिसर होता है कॉम्प्लेक्स, उसके अंदर भी डिफिशियंसीज होती हैं, कई एमिनिटीज बननी है। अब मान के चलिए कि अगर आप कहीं पे 2000 फैमिलीज रख रहे हैं और वहां पे मात्र एक क्लब हाउस बना दिया, उसमें 25 लोगों बैठते ही वो क्लब हाउस बंद हो जाता है, खत्म हो जाता है, तो वो तो फिर आप सोचिए एमिनिटीज नहीं है। और यहाँ पे बाहर क्लब जो अगर कभी किसी की शादी भी आप सोचिए कि 2000 मकान है तो 365 से भी अगर डिवाइड करेंगे तो एक दिन में 5 से 6 लोगों का फंक्शन हो सकता है, चाहे बर्थडे हो या शादी हो कुछ। तो हम लोगों को ऐसा सोचना चाहिए, देखिए वहां के भी जो लीडर उनको भी सोचना चाहिए कि हम लोगों को उन चीजों पे लड़ाई करनी चाहिए कि इनको एमेनिटीज दिलानी है। अगर वहां पे मैं तो करूँगा अगर कोई और लैंड है कमर्शियल का, मैं तो कहता हूँ कमर्शियल का लैंड भी हटा दीजिएगा, क्योंकि आज की तारीख में मकान अगर हैं उनकी पहले फैसिलिटीज दीजिएगा, क्योंकि मैं भी सुप्रीम कोर्ट के लाइन पे सोच रहा हूँ, पहले होम बायर फिर उसके बाद बाकी सब कुछ। तो होम बायर का अगर मकान वहां बना हुआ है, उसके फैसिलिटीज के लिए जगह नहीं है, तो जो जगह अगर वहां बची हुई है पहले वो होम बायर के फैसिलिटीज के लिए इस्तेमाल करी जाए, वहां बारात घर बना जाए। देखिए हर कोई बाहर आज की तारीख से बने हुए हैं, बारात वगैरह के लोगों को पूछो, वो कहते हैं, आज भी आके कहते हैं, आपको भी कहा होगा मैंने, हम लोग कहते हैं सर वो 15 लाख मांग रहे हैं, 20 लाख मांग रहे हैं बाहर, अगर कोई हम बुक कराते हैं तो क्या, क्यों करा रहे हैं सर, हमने इतनी बड़ी सोसाइटी में मकान लिया, ये लिया था कि सर यहाँ पे एक कोई बड़ा ग्राउंड होगा या बारात घर होगा। नोएडा के अंदर क्योंकि है बारात घर, हर सेक्टर वाइज बारात घर बने हुए हैं, वो फैसिलिटी भी यहाँ पे ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने नहीं क्रिएट किया, यहाँ पे उन्होंने प्राइवेट पार्टीज को दे दिया है बारात घर बनाने के लिए, एंड और वो बहुत महंगे हैं। आप सोचिए जहाँ पे नोएडा का बारात घर आप 4-5 हजार मेरे ख्याल से इतना ही रेट होगा आज की तारीख में बढ़ाने के बाद भी, उतने में आप बुक करा सकते हैं, और यहाँ पे आपको कम से कम 15-20 लाख रुपया एक दिन का आपको देना पड़ जाता है, तो काफी डिफरेंस है सर। इसलिए कि एक आम आदमी भी यहाँ पे देखिए ज्यादातर मिडिल क्लास रहते हैं, मिडिल क्लास जो 2 BHK 3 BHK में रहते हैं, उनके लिए सर 15-20 लाख रुपया अपफ्रंट किसी को दे रहे हैं, थर्ड पार्टी को, ये भी नहीं चलो यार लड़की की शादी लड़की को गहना बना के दे रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, इसलिए या लड़के के लिए एफडी बना के दे रहे हैं तो वो भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक थर्ड पार्टी को हम पैसे दे रहे हैं और हम कहते हैं हम एक सोसाइटी के अंदर रह रहे हैं जहाँ पे एमिनिटीज पूरे हैं, तो नहीं है, एमिनिटीज पूरे नहीं है, इसलिए
तो इसके अंदर क्योंकि ये चीज चल रही है, और प्लस एक हैंडओवर को लेके भी बड़ा चल रहा है। ड्यूरिंग जब ये लड़ाई चल रही थी इंडियन स्टेट की 1.25 साल से सुप्रीम कोर्ट के अंदर, एक सुपरनोवा वालों ने, एओ वालों ने ये कहा कि सर हैंडओवर हमें दे दीजिएगा। तो अब एनक्लेड ने उनको हैंडओवर दिया, उसकी परिस्थितियों को देख के, उस टाइम की परिस्थितियां देखते उन्होंने हैंडओवर दिया, लेकिन उस टाइम पे इंडियन स्टेट नहीं लगी थी। अब इंडियन से लगने के बाद, क्योंकि अगर कोई जाता है निचली अदालत में, उसको रुकना पड़ता है तब तक, फिर यही आते 141 और 100 ये जो आर्टिकल है कि ऊपर के उसमें इंडियन से चल रहा है तो उसको सब रेस्पेक्ट करेंगे, नीचे कोई फैसला नहीं होगा इस लीगे के। अब ये लोग चाहते हैं कि उनको हैंड ओवर दे दिया जाए। आप सोचिए कि इतने बड़े बड़े बिल्डर, बड़े बड़े एजेंसियां काम कर रही हैं, उन्हीं के मेंटेनेंस को जब वो लोग हैंडल कर रहे हैं तो कई समस्याएं निकल रही हैं। अब आप मात्र सोचिए कि 9-10 लोगों की टीम होती है एओ की। अभी हम लोग एक समस्या से हटे नहीं है। हमने कहा कि एक जहाज पानी का चल रहा था, डूब रहा था, हम एक जहाज पे आ गए, हमने कहा अरे बहुत बढ़िया कह के, और अचानक से पता लगा सर यहाँ उसमें तो सर 2 होल थे, इसमें तो सर 10 होल हैं, इसलिए के आप फिर डूबने लग जाएं। इसमें समस्याएं क्या आती हैं कि देखिए आपने इसे बोला ओसीसीसी नहीं है, वाकई में कई जगह 30% ओसीसीसी है, कई जगह 60 है, और कई जगह 90% की ओसीसीसी है ही नहीं। फायर की एनओसी नहीं है, फायर की इंस्ट्रूमेंट्स पूरे कंप्लीट नहीं है, वो अलग अलग पार्टियों ने काम किया, कनेक्टिविटी नहीं है। तो आप सोचिए लिफ्टों की हालत बुरी है, क्योंकि जो लिफ्ट लगे थे वो लगे, उसके बाद पता नहीं किसने उसे ध्यान नहीं दिया, पेमेंट की वजह से, किस वजह से, तो लिफ्टों को 10-12 साल हो गए जब तक लिटिगेशन खत्म होते होते आया है। तो ये देखिए मेजर चीजें हैं जिसमें मिसहैप हो सकता है। एसटीपी प्लांट कई जगह बने हैं तो चालू नहीं है, कई जगह एसटीपी प्लांट बने ही नहीं है। जब भी पूछा जाए कहते हैं हाँ जी एसटीपी प्लांट बनाएंगे, तो एसटीपी प्लांट तो बनाना जरूरी है, ये तो नॉर्म्स है, एनजीटी के नॉर्म्स हैं, जीएनआईडी और पॉल्यूशन डिपार्टमेंट से फॉलो करता है। तो इसको कौन बनाएगा? इसको या तो बिल्डर बनाएगा, अब बिल्डर है नहीं, तो बिल्डर नहीं है तो कौन बनाएगा? एनबीसी बनाएगी। अब क्या एनबीसी बनाएगी क्या? उसके आदेश में ऐसा कुछ है? तो आज की तारीख में ऐसा कुछ दिखता नहीं है, मैंने क्लियरली नहीं दिखता। देखिए अगर पीछे से कोई अगर इनहेरेंस है उसको तो कोई भी घुमा देगा कल को लिटिगेशन में। तो आज की तारीख में अगर आप एनबीसी से भी पूछेंगे तो वो एक ही शब्द बोलेगा सर न्यू कंस्ट्रक्शन, भाई इसके अलावा कुछ नहीं बोलेगा, और दोनों तरफ फुल स्टॉप लगा देगा और न्यू कंस्ट्रक्शन, इसके आगे वो बोलेगा ही नहीं एनबीसी वाला इस लेके की। तो ये सब मतलब अभी ऑलरेडी जो ऑक्यूपायर्ड है, ऑक्यूपायर्स हैं, उनके लिए कोई उम्मीद नहीं है इस पर? उनके लिए अभी देखिए तब तक कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि अगर मैं मांगी चलता हूँ, मैं और आप अगर एनबीसीसी होते तो हमारा भी ये थी, हमको भी उनके पहले मैं किसी बुराई नहीं करना चाह रहा हूँ, हम भी अगर उनकी कुर्सी में बैठते तो मेरे को भी देखना कि मैं जो नया मकान बना रहा हूँ कहाँ से बना रहा हूँ, जेब से तो पैसा नहीं लगाऊंगा, जो पैसा वहां से आएगा उसी को लगाऊंगा वहां पे। तो जैसे आपने पहले पूछा इनको फंड कहाँ से आएगा, तो देखिए कुछ प्रोजेक्ट में तो बिल्कुल फंड नहीं है, वहां 95% पैसा दे चुका है बिल्डर को रेजिडेंट, 5% वहां तो मकान बनने वाला नहीं है, तो 5% बाकी का पैसा दूसरे प्रोजेक्ट से लाएगा, जहां पे वो मकान बेचेगा नए करंट रेट में, वहां से लेकर आएगा। अब एग्जिस्टिंग लोग जो है वो भी बहुत ज्यादा है, जैसे मैंने बताया 40 और 50,000 का ये आंकड़ा बताया जाता है, क्योंकि अभी क्लैरिटी नहीं है, कोई 50,000 आंकड़ा बताता है, कोई 40 बताता है, तो आसपास 25,000 मकान दे चुके हैं, लोग रह रहे हैं। अब 25,000 के जो ये मेजर कंपोनेंट्स हैं, इसमें पैसा ज्यादा लगता है, चाहे एसटीपी प्लांट हो, एक फायर का एक टावर के अंदर, क्योंकि कोई 14 माले है, कोई 20 माले है, लिफ्टें लगी हुई हैं, जहाँ पे कहते हैं कि आपके 22 माले हैं, वहां पे 2 लिफ्टें लगी हैं जो कि 12 मालों में लगनी चाहिए थी इसलिए लेकिन क्या हुआ कि पीछे कुछ ऐसा चला, कहते हैं कि वो मुआवजा बढ़ाना है, जीएनआईडी ने कहा कि उन्होंने किसानों ने वहां पे धरना की, कोर्ट ने उनको कहा इनको मुआवजा दीजिए, उन्होंने कहा दे देते हैं, उन्होंने उठा के मुआवजा बिल्डर पे लगा दिया, बिल्डर ने कहा ठीक है, बिल्डर ने उठा के मुआवजा होम बायर्स पे लगा दिया, लेकिन अल्टीमेटली हुआ क्या कि फैसिलिटीज बढ़ी, मकान बढ़ गए जी। तो अभी सारी जितने भी मेजर चीजें हैं जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, इस पर आईआरपी ने एक रिपोर्ट भी लगाई है, इसलिए आईआरपी ने मना किया हुआ है कुछ प्रोजेक्ट के अंदर, क्योंकि ये बोला कि अब ये हैंडओवर नहीं मैंने कि देने का कोई सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि कई चीजें ऐसी हैं जिसके अंदर क्या कहते हैं कि आईआरपी को मैंने कि फोकस करना पड़ेगा, काम कराना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, नहीं तो एक बार हैंडओवर लेने के बाद फिर किसकी जिम्मेवारी होगी आप बताइए। 9 लोग, क्योंकि देखिए वो लोग आते हैं नॉर्मल घरों से, उसमें हो सकता है अगर बुजुर्ग होंगे तो वो तो ऑलरेडी रिटायर्ड है सर, रिटायर्ड मतलब कि भारत सरकार ने या प्रदेश सरकार ने ये कह दिया कि सर अब ये किसी काम की योग्य नहीं है, वो एसोसिएशन के अंदर आते हैं और वो 2000 का या 5000 के परिवारों का भविष्य देखना चाह रहे हैं। तो आप सोचिए कि दोनों कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं, जहां भारत सरकार ने और प्रदेश सरकार ने ये कह दिया 58 उम्र में या 60 उम्र में इनको हमने रिटायर कर दिया है, क्योंकि ये किसी काम के लायक नहीं, जो पहले इंडिविजुअल काम करते थे। अब हम उन्हीं को फिर अडॉप्ट कर रहे हैं कि वो 2000 या 5000 लोगों के परिवारों को पूरा काम यहाँ पे देखेंगे सोसाइटी में, तो मेरे को लॉजिकली नहीं समझ आता है इसलिए। और जो यंगस्टर हैं
वो आपको पता ही सर, बस में भी लैपटॉप लेके बैठे हैं, कैब में भी लैपटॉप लेके बैठे हैं, हवाई जहाज में लैपटॉप लेके बैठे हैं, उनके पास तो सर समय ही नहीं है इसलिए के। तो अब ये 9 की या 10 की या 15 की जो टीम आएगी, ये सब पार्ट टाइम पार्सल है जो कल्चरल एक्टिविटीज के लिए काम आती है, रिबन काटने के लिए, झंडा फहराने के लिए। लेकिन ये जो मेजर इश्यूज हैं, इसके लिए सर वापस हम लोगों को कोर्ट में जाना ही पड़ेगा और कोर्ट को इसके अंदर कोई ना कोई ऐसा सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा कि एनबीसी, या तो मैं कह रहा हूँ कि जब तक एनबीसी काम कर रही है तब तक एनबीसी के पास मेंटेनेंस हो, ताकि एनबीसी को कुछ मेंटेनेंस का पैसा आएगा। देखिए मेंटेनेंस का पैसा बहुत ज्यादा दे रहे हैं लोग, आप सोचिए 3 रुपया, 3.5 रुपया स्क्वायर फीट दिए जा रहे हैं, जो कि काफी बिल्कुल। करोड़ों में पैसा आ रहा है। तो वो पैसा अगर एनबीसी को मिलता है तो हो सकता है कि एनबीसीसी जो रुके हुए काम है इन एग्जिस्टिंग वालों के, उस पैसे में से कुछ काम करा सकती है, ये भी हो सकता है इसलिए। ओके, थैंक यू सर, आपने समय निकाला, थैंक यू फॉर कनेक्टिंग, आपने बहुत सारे बिंदुओं में प्रकाश डाला। आगे भी आपसे समय समय पर बात होती रहेगी और हमारे दर्शक जो है वो आपके ज्ञान का लाभ लेते रहेंगे। थैंक यू सो मच शर्मा साहब।